हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा चलाई गई इस टेस्ट सीरीज की, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए स्टार्ट की गई है, इसके पार्ट 6 को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत 3 क्लासेस जो हैं कि पहले हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का प्रश्न है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न कह रहा है कि उस दर्द निवारक का क्या नाम है जो कि पशुओं को दिया जाता है और उससे जो है कि गिद्ध जो है कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है आइबू प्रोफेन, बी है एस्प्रिन, सी है एसिटामिनोफेन और डी है डिक्लोफिनेक। इसमें अब देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उस दर्द निवारक का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे डिक्लोफिनेक सोडियम जो है एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। यदि पशु जो है कि कोई भी पशु है उनको जो है कि बुखार है तो उसके इलाज में जो है कि डिक्लोफिनेक सोडियम नामक दर्द निवारक का प्रयोग किया जाता है। अब ये किस प्रकार जो है कि पशुओं को देने से ये दवा किस प्रकार गिद्धों की संख्या जो है वो विलुप्त हो रही है। तो ये देख लेंगे कि जब जो है कि डिक्लोफिनेक सोडियम का उपयोग पशुओं के बुखार में किया जाता है और उसी दौरान यदि पशु मर गया और उस दवा का अंश जो है यदि उसके शरीर में रह गया है, तो अगर उस मांस को गिद्ध एक बार भी यदि खा लेता है तो उस गिद्ध की जो है 30 दिन के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। और अगर हम देखें इस दवा के प्रभाव का अंदाजा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत, नेपाल और पाकिस्तान में लगभग 8 करोड़ गिद्धों की मौत इससे हो चुकी है। पशुओं को दर्द निवारक दवा दी जाती है किसानों के द्वारा और यदि जो है कि इलाज उसका उनका नहीं हो पाता पशुओं का, यदि वो पशु मर जाते हैं और फिर उसका मांस जो है कि गिद्धों द्वारा खाया जाता है, अगर उस दवा का अंश जो है कि पशु के मांस के भीतर रहता है, यदि गिद्ध उस मांस को अगर एक बार भी खा ले तो 30 दिन के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन्ड मिनिवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। तो देख लेंगे कि जैव विविधता के संदर्भ में ये किसके नाम है। सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन मिनिवेट, ये सब किसके नाम है। और यहाँ हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है कि ये पक्षी हैं, बी है सरीसृप हैं, डी है प्राइमेट है और डी है उभयचर हैं। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये सभी जो हैं वो पक्षियों के नाम हैं। अगर हम सिलोन फ्रॉगमाउथ को देखते हैं, सिलोन फ्रॉगमाउथ को देखें तो ये भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला पक्षी है। देख लेंगे ये भारत की पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला पक्षी है। उसी प्रकार अगर हम कॉपर स्मिथ बार्बेट को देखें तो यह जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो इसको हम देख लेंगे भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है कॉपर स्मिथ बार्बेट। उसके बाद ग्रे चिन्ड मिनिवेट को देख लेते हैं। तो ग्रे चिन्ड मिनिवेट जो है यह जो है कि हिमालयी क्षेत्रों चीन तथा ताइवान में पाया जाता है। हिमालयी क्षेत्र, चीन, ताइवान और इसके साथ ही हम देख लें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया जाता है। और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट को देखें, इसको हम देख लेंगे तो ये जो है कि नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। इसको हम देखें तो नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में
ये जो पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये सब जो है कि क्या है, सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन बेनिवेट, तो ये सभी जो हैं कि पक्षी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। देखेंगे इसमें प्रश्न है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है। तो देखेंगे यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी वेटलैंड को जो है कि मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन इसमें देख लेंगे। पहला कह रहा है ए कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। बी है कि जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। और सी है कि आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसके लिए इसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है कि इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो हम देख लेंगे कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या फिर होना भविष्य में संभावित है। देखेंगे मॉन्ट्रियो या फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को, तो यह जो है कि उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है या फिर रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, देखेंगे जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या फिर परिवर्तन हो गया है या फिर आगे संभावित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हम देख लेते हैं। पहला कथन जो है ये कह रहा है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना, संरक्षित कर रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। और दूसरा कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। और तीसरा इसमें कथन है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाह क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो देख लेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखेंगे। ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें से केवल जो तीसरा कथन है वही सही है। पहला ये क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। तो सबसे पहले हम रामसर अभिसमय या फिर रामसर कन्वेंशन को समझ लेते हैं। देखेंगे आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो है रामसर अभिसमय जो है फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में जो है इसको हस्ताक्षर किया गया था। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर अभिसमय जो है, जो रामसर कन्वेंशन है, फरवरी 1971 में, देख लेंगे ये 1971 1971 में जो है ईरान के शहर रामसर में जो है कि यह हस्ताक्षरित हुआ था। तथा ये कब प्रभावी हुआ, 1971 में, फरवरी 1971 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये प्रभावी कब हुआ, प्रभावी ये 1975 यानी 1975 में ये प्रभावी हुआ। ये सभी समय के अनुसार सदस्य देशों में नामित रामसर साइट्स को जो है संरक्षित रखना तथा सदस्य देश जो है कि ये सदस्य देश का ये उत्तरदायित्व है कि जो भी सदस्य देश इसमें जो है कि नामित हैं
रामसर अभिसमय में जो भी सदस्य देश इसमें नामित हैं, उनका ये उत्तरदायित्व है कि ये अपने जो है कि आर्द्रभूमि स्थल यानी रामसर साइट्स को संरक्षित रखें। तो इस प्रकार हम देख लेंगे। तो और इसको हम देखें तो ये उनका उत्तरदायित्व है, जबकि देखें तो ये सदस्य देश की सभी आर्द्रभूमियों के संदर्भ में अधिदेशात्मक नहीं है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे पहला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार के लिए अधिदेशात्मक नहीं है, ये सदस्य देशों का उत्तरदायित्व है। दूसरा कह रहा है कि आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तो इसको हम देख लेंगे। तो ये भी जो है कि कथन सही नहीं है। ये जो है कि रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर नहीं, बल्कि इसको हम देखें तो ये जो है कि विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 जो है कि जारी किए गए थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये दोनों कथन गलत हैं। तीसरा कह रहा है कि आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये जो हो जाएगा कि ये कथन सही हो जाएगा। देखेंगे आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 के तहत जो है आर्द्रभूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्रभूमियों पर जो है कि डायरेक्ट इफेक्ट डालने वाले क्षेत्रों, जैसे कि हम अपवाह क्षेत्र को समझ सकते हैं, इसमें हम अपवाह क्षेत्र को रख सकते हैं, जलग्रहण क्षेत्र को रख सकते हैं, और उसी के अनुसार हम देखें तो प्राधिकार द्वारा निर्धारित इसको जो क्षेत्र हैं अपवाह क्षेत्र हैं उनको देख सकते हैं। तो इन सभी को जो है कि इसमें शामिल किया गया है। तो अतः इसमें जो है कि कथन 3 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें हम ए देखेंगे। ए है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि जो प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, उसके पक्षकारों की प्रथम बैठक यानी मॉप 1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी। और बी कह रहा है कि भारत जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल पर समझौता में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत जो है वो जैव सुरक्षा उपसंधि पर जो है कि समझौते में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, यानी उसने हस्ताक्षर भारत ने नहीं किए हैं। सी है कि जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल या फिर जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन सा इसमें से एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। तो इसमें से ये जो कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब एक बार हम फिर से कथनों को देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पहला देखेंगे। इसमें पहला कथन कह रहा है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक यानी मॉप 1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी। तो देखेंगे जो है कि पक्षकारों की जो प्रथम बैठक हुई थी मॉप 1 वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई थी, ना कि फिलीपींस में। तो ये जो है कि मलेशिया की राजधानी इसकी प्रथम बैठक हुई थी कुआलालंपुर में। तो इस प्रकार ये जो पहला हो जाएगा कथन वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये फिलीपींस में आयोजित नहीं हुआ था। 2004 में ये जो है कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो है कि इसकी प्रथम बैठक हुई थी। तो इस प्रकार पहला ये गलत हो जाएगा। दूसरे को देख लेते हैं बी। तो इसमें बी कह रहा है कि भारत जैव सुरक्षा उपसंधि या फिर प्रोटोकॉल पर समझौता में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, यानी उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो देखेंगे कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर के समझौते पर जो है 23 जनवरी 2001 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये भी कथन जो है कि वो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हम तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा कथन जो है कि वो सही है, यानी कि जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, ये सही है। चौथा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है कि जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते का
सदस्य है? तो देखेंगे यूएसए इसका सदस्य नहीं है। इस प्रकार ये जो तीनों कथन हो जाएंगे यानी ए, बी और डी ये गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि उसको देख लेंगे। अगला है कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून की केंद्र की स्थापना की है। तो देख लेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है और ऑप्शन देखेंगे। ए है देहरादून में, बी है चेन्नई में, सी है शिलांग में और डी है नई दिल्ली में। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि चेन्नई में। देखेंगे भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र यानी कि सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ देख लेंगे। सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ यानी कि CBPOL इसको कह सकते हैं और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र। तो ये जो है कि इसकी स्थापना जो की गई है वो चेन्नई तमिलनाडु में की गई है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका ऑप्शन जो बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य जो है कि जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसका विकास करना है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कि पारितंत्र में जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी जो टीब है नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कि टीब के संदर्भ में इसमें जो कथन दिए गए हैं उनको। तो पहला कथन ये कह रहा है कि ये एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, INF, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। दूसरा है कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और तीसरा है यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। अब सही उत्तर चुनना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। तो इसमें ए कह रहा है 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 2 और 3। और पहला कथन जो है कि ये जो है कि गलत हो जाएगा यानी ये एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF और विश्व आर्थिक मंच द्वारा की जाती है। ये कथन हो जाएगा गलत। और दूसरा हम देखें तो दूसरा कथन कह रहा है कि ये एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक जो है विश्वव्यापी पहल है यानी विश्व स्तर की एक पहल है और यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति जो है कि ध्यान आकर्षित करने पर ये केंद्रित है। और यह जो है कि किसी प्रकार के डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेते समय पारितंत्र और जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे दूसरा जो है कि वो सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो देखेंगे ये पहल जो है पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत करके निर्णयकर्ताओं के सभी स्तरों पर अच्छी भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये तीसरा भी सही हो जाएगा और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो देख लेंगे कि राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में
मतलब योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है ए वन रोपण एवं प्रतिभूमि के संरक्षण, बी है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, सी है वन्यजीव संरक्षण और डी है पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकें। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। देखेंगे राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? तो इसमें प्रदूषकों का नाम बताना है कि वो कौन से प्रदूषक हैं जो भारत में जो है कि इस्पात उद्योग के द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो इसमें हम प्रदूषकों के नाम देख लेते हैं। पहला है एक सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए सही कूट का प्रयोग करके जो है कि सही उत्तर चुनना है। और कूट पहला देख लेते हैं 1 3 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 4 और डी है 1 2 3 और 4। और इसमें हम देख लेंगे ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, सल्फर के ऑक्साइड देख लेंगे इसमें सल्फर के ऑक्साइड यानी SO2, उसी प्रकार हम देख लेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये चारों ही इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए गए प्रदूषक हैं। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है जो सिंटरिंग मशीनें होती हैं और इसके अलावा कोक ओवन तथा जो भी भट्टियां होती हैं उससे जो है कि सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें इसकी विशेषता बतानी है। पहला कह रहा है कि नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, दूसरा है यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है और तीसरा है NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिससे होकर गंगा बहती है। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा सही उत्तर है, कूट के प्रयोग से इसको बताना है। और इसमें ए कह रहा है कि 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1 2 और 3। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 जो है कि ये ऑप्शन जो है वो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की विशेषताओं में शामिल है, तीसरा नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है देख लेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो है फरवरी 2009 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री ना होकर के बल्कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस कारण ये ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो PM होते हैं, ना कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है। तो इस प्रकार ये तीसरा गलत हो जाएगा। और देखें तो और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे इस प्राधिकरण का उद्देश्य जो है गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना है तथा यह जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। तो ये दूसरा सही हो गया। और नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो देखेंगे
ऑप्शन ए है अक्टूबर 2008 में, बी है फरवरी 2009 में, सी है अक्टूबर 2009 में और डी है मार्च 2010 में। तो इसमें हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फरवरी 2009 में। देखेंगे जो है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो है कि फरवरी 2009 में हुआ था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्राधिकरण का लक्ष्य जो है कि वर्ष 2020 तक, इसका जो लक्ष्य था वो वर्ष 2020 तक जो है कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले जो भी औद्योगिक अवशिष्ट तथा जो अशोधित जो सीवेज है उसके जल से मुक्ति दिलाना था। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखेंगे मिलान पर आधारित प्रश्न है और इसको हम देख लेंगे। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। देखेंगे उसमें एक तरफ जो है कि प्रदूषक के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके प्रभाव लिखे हुए हैं। बताना है ये प्रदूषक जो है कि किस पर जो है कि अपना प्रभाव डालते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम देख लेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ए का जो है कि एक से संबंधित हो जाएगा। देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को जो है कि बाधित कर देते हैं, जो कोशिका के श्वसन को ये रोक देते हैं तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है, यानी लीवर और किडनी भी इससे प्रभावित होते हैं। तो ए का जो है कि 1 हो जाएगा। दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका सही मिलान जो हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा। देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है कि मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये जो है कि बी हो जाएगा। सी का हो जाएगा 3 यानी धूलकण स्वास्थ्य संबंधी रोग। तो देखेंगे धूल कणों से जो है कि स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। और डी का 4 यानी कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। शीशा को देखें तो ये मानव मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका जो हो जाएगा डी का 4 यानी 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें हम देख लेंगे। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन ए और कारण आर कहा गया है। इसमें हम सबसे पहले कथन को देख लेते हैं। कथन ए इसमें जो दिया गया है वो कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है और इसमें इसका कारण इसने बताया है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो देख लेंगे कि निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर करिए और इसको हम देख लेंगे। इसमें ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन जो है यानी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देख लेंगे कथन और कारण को, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। तो ये बिल्कुल सही है। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का जो प्रदूषण है वो औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक है। अब इसका कारण देख लेते हैं। तो देखेंगे जो भी उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी जो भी जो है कि खेतों में जिनका प्रयोग किया जाता है, वो जो है कि मिट्टी के प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक, इसके साथ ही साथ उनके जो जैविक गुण हैं उनको ये नष्ट करके मृदा को, जो मिट्टी को जो है ये सब बेकार कर देते हैं तथा रासायनिक उर्वरक जो है वो मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट भी कर देते हैं और ये जीव जो है कि मृदा में जो है कि नाइट्रोजन परिवर्तन का भी कार्य करते हैं।
तो ये कह रहा है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। ये जो है कि कारण इसका जो है कि बिल्कुल सही है। देखेंगे ये जो है कि मृदा को अनुर्वर करने में ये वृद्धि करते हैं तथा मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है, वो भी इससे घट जाती है और इन्हीं के कुछ अंश देखें तो जो भी हम कीटनाशी उर्वरक आदि का प्रयोग करते हैं, इनके जो कुछ अंश जो होते हैं, वो फसलों में चले जाते हैं और फिर जब मानव के द्वारा ये खाया जाता है, मानव के लिए जो है, जब ये इंसान जब इसको खाते हैं तो इसके लिए जो है एक मध्यम विष की भांति ये कार्य करते हैं। तो ये कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है और क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। यानी उसकी कुछ मात्रा जो है कि भोजन में जो है कि प्रवेश कर जाती है और ये जो है कि मानव के लिए एक विष का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? लगभग ये जो प्रश्न है डेसिबल पर आधारित ये जो है कि यूपीपीसीएस ने इस पर जो है कि कई बार इस प्रश्न को पूछा है, तो इसमें हम देख लेंगे कि पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित इसमें से कौन-सा करता है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 10 डेसिबल, बी है 20 डेसिबल, सी है 60 डेसिबल और डी है 100 डेसिबल और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 20 डेसिबल। देखेंगे सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि की इकाई को देखें तो ध्वनि की इकाई क्या है? वो डेसिबल है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? ए है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, बी है वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, सी है जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए और डी है उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों को के आकलन के लिए। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी जो है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो जो है कि जलीय परिस्थितिकी में तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसको हम देखें जैव ऑक्सीजन मांग को तो ये जल प्रदूषण मापने की इकाई है। देखेंगे जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक जो भी अपशिष्ट होते हैं वो अपघटित होने के लिए जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो भी किसी भी प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो भी होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो अपने अपघटित होने के लिए जो है कि जल में जो भी घुलनशील ऑक्सीजन है उसी का उपयोग करते हैं जिससे जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो घट जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है और उसी प्रकार हम देखें तो बीओडी का अधिक होना जो है वो जल के संक्रमित होने को दर्शाता है यानी कि ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर अपशिष्ट की मात्रा से इसका सीधा संबंध देखा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यानी आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है हरियाणा में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है पश्चिम बंगाल में। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल में। देखेंगे भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश का जो एरिया है, जो पद्मा मेघना जो नदियां हैं उनका जो मैदानी इलाका है उसमें जो है कि भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से
अत्यधिक ग्रस्त उनको देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो है कि पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे भारत में सर्वप्रथम जो है कि 1983 में 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। उसी प्रकार हम अन्य राज्यों को देख सकते हैं जो कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। उसमें हम 7 राज्यों को देख सकते हैं जिसमें कि ये वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, झारखंड के साथ हम बिहार को देखेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। ये सभी जो हैं, ये सभी राज्य भी जो हैं वो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण से जो है कि ग्रसित हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि अम्ल वर्षा होती है, तो इसमें देखेंगे अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है। ए है बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण, बी है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, सी है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, और डी है बिजली चमकने और बादल के फटने के मध्य जलवाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। देखेंगे अम्ल वर्षा जो है वो बादल के जल यानी कि H2O हो जाएगा तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्रदूषकों के मध्य क्रिया के फलस्वरूप बनती है। जो भी कल कारखाने जो हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर जो है कि वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो जो है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं तथा इसका परिणाम ये होता है कि अम्ल वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के निर्माण में ये प्रमुख कारण होते हैं। और अम्ल वर्षा वर्षा जल एवं हिम को जो है कि प्रदूषित करती है। और इसके कारण से हम देखें तो झील जो भी झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं इत्यादि पर इन पर भी जो है कि बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो हम ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि उसको देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है। देखेंगे इसमें से कौन सा यंत्रीय विधि नहीं है। और ऑप्शन ए है बैग फिल्टर, बी है साइक्लोन सेपरेटर, सी है साइक्लोन कलेक्टर और डी है साइक्लोन डिवाइडर। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि साइक्लोन यंत्रीय विधि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि साइक्लोन डिवाइडर। यानी साइक्लोन डिवाइडर को देखें तो ये वायु प्रदूषण की रोकथाम में एक इनमें से एक यांत्रिक विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, इसको देखेंगे। प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कि सिगरेट के धुएं में जो प्रमुख प्रदूषक है वो कौन सा है। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाई ऑक्सीजन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन और डी है डाई ऑक्सीजन व बेंजीन। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। देखेंगे सिगरेट का जो धुआं है वो रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। और इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड देख लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ इसमें
अस्थायी रसायन जैसे बेंजीन भी पाया जाता है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे कि इसके धुएँ में, सिगरेट के धुएँ में कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, हाइड्रोजन साइनाइड और इसके साथ-साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। तो इसमें हम ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे निकोटीन भी सिगरेट के धुएँ में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। निकोटीन भी इसमें पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है। और इसके साथ-साथ हम देखें तो यह जो है कि अत्यंत हानिकारक, वो कैंसर का जो है कि ये कारण बनता है तथा इसके साथ-साथ आँख, नाक, गले में जलन, अस्थमा, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को भी ये जन्म देता है। सिगरेट पीने से ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश, जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? और इसमें हम देख लेंगे इससे संबंधित कथन। तो पहला है फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। और 3 है कि फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड से बना होता है। इसमें कोई विषाक्त या फिर यानी टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन-सा कथन इसमें सही हो जाएगा। सही उत्तर चुनिए दिए गए कूट का प्रयोग करके और विकल्प इसमें दिया गया है। ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है केवल 2 और डी है केवल 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 और 2 जो हैं इसमें कथन वो सही हो जाएँगे। देख लेंगे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप जो है फ्लाई ऐश प्राप्त होता है तथा फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक जो है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमीनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड आदि हैं। और इसमें जो है कि विषाक्त तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि विषाक्त तत्व नहीं होते हैं। तो ये गलत हो गया। जबकि पहला और दूसरा अगर हम देख लें तो देखेंगे कि फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में तथा कंक्रीट के उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये दूसरा जो कथन है वो सही हो गया। और इसी के साथ-साथ देखें तो इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातु के भी कण पाए जाते हैं। तो पहला, दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा जो इसमें कथन हो जाएगा गलत है। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो देख लेंगे कि पेट्रोल के जलने से इसमें से कौन-सी धातु जो है कि वो वायु के प्रदूषण का कारण बनती है। ए है मरकरी, बी है कैडमियम, सी है लेड और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लेड। देखेंगे वाहनों में पेट्रोल जो है उसके जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है, लेड निकलती है जो कि वायु को प्रदूषित करती है। और लेड को जो है कि इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखेंगे इसका प्रयोग जो है इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए किया जाता है। और रिफाइनरी तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड की आवश्यकता जो है कि अब समाप्त हो चुकी है, जबकि क्योंकि अब जो है कि लेड का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। लेड को देखें तो ये एक वायु प्रदूषक है। लेड जो है वो एक वायु प्रदूषक है जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य के परिणाम हो सकते हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस प्रदूषक से, लेड से क्या-क्या हो सकता है। बच्चों में देखें तो बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचा सकता है।
यानी बच्चों का जो आईक्यू है ये घटा सकता है, तथा वयस्कों में देखें तो हृदय से संबंधित, श्वास से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यानी CO, ये भी जो है कि एक मुख्य वायु प्रदूषक है, और यह जो है कि यह गैस जो है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होती है, जो ब्लड जो है जो ऑक्सीजन को वहन करता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषक है, और पेट्रोल के जलने से जो है वायु को प्रदूषित करती है कौन सी धातु? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? यानी जब धुआं आंखों में लगता है तो आंखें जलने लगती हैं, इसका क्या कारण है? तो ए देख लेंगे। ए है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बी है ओजोन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। देखेंगे पैराक्सी एक एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है। इसको हम देखेंगे, ये जो है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं। प्रदूषक का अर्थ है जिनसे प्रदूषण फैलता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो देखेंगे ये जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है जो कि आँखों में जलन तथा उत्तेजना पैदा करता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र, इसको हम देख लेंगे क्या कहते हैं। इसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। जो भी प्रकाश रासायनिक धूम्र है यानी फोटो केमिकल स्मॉग का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? यानी किनके बीच अभिक्रिया से जो है प्रकाश रासायनिक धूम्र बनते हैं। ए है NO2O3 तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बी है CuO2 तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सी है CuCO2 NO2 के बीच निम्न ताप पर। और डी है NO2 के उच्च सांद्रण O3 तथा CO के बीच शाम के समय। तो देखेंगे ये जो है कि किसका परिणाम है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी NO2O3 तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि गर्म तथा जो तेज सौर विकिरण वाले महानगर हैं उसमें जो है कि वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है। उन द्वितीयक प्रदूषकों को सबसे पहले हम प्रदूषक यहाँ देख लेते हैं। प्रदूषक ये कितने प्रकार के? प्राथमिक और द्वितीयक, ये 2 प्रकार के प्रदूषक होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों में देखेंगे तो जो वाहन कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक हैं, वाहन कारखानों से ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्राथमिक में हम देख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसी प्रकार हम CO देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड SO4, ये सभी देखेंगे CO2 CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड SO4, ये सभी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। यानी वाहनों से कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक जो हैं वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। उसी प्रकार हम द्वितीयक प्रदूषक को अगर देखें तो ये जो है कि
रासायनिक अभिक्रिया से फैलते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो हैं ये जो है कि रासायनिक अभिक्रिया से फैलते हैं और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं O3, इसी के साथ-साथ हम स्मॉग देख सकते हैं और इसके साथ-साथ जो है कि हम PAN यानी पैन पैराक्सी एसीटेट नाइट्रेट को भी देख सकते हैं। तो ये सभी जो है O3, स्मॉग, जो है कि पैराक्सी एसीटेट नाइट्रेट, एसीटिल नाइट्रेट, ये जो सभी जो है द्वितीयक प्रदूषक तथा CO2, CO, SO4 ये सभी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आएँगे। तो इसी प्रकार हमने इसमें देखा कि गर्म तथा सौर विकिरण वाले जो महानगर होते हैं, उसमें वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन तथा वाहन, बिजली संयंत्र आदि से निकलने वाली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके कई सारे जो है द्वितीयक प्रदूषक बनाती है और इसमें हम देख सकते हैं जैसे द्वितीयक प्रदूषकों में हमने देखा है इसमें ओजोन, इसी के साथ-साथ फॉर्मल्डिहाइड, पैराक्सी एसीटिल नाइट्रेट यानी PAN आदि जो है ये सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं तथा इन अभिक्रियाओं को जो है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? ए है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बी है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, सी है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और डी है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। अब इसमें हम देख लेंगे कि संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा यानी जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, तो ये गलत है। देखेंगे जैव ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन में डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि ये जीवाश्म ईंधन में आ जाएंगे। तो जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है, अर्थात इसलिए हम देखेंगे तो जो बी है ऑप्शन की जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है ये गलत हो जाएगा और अन्य ऑप्शन इसमें जो हो जाएंगे जैव ईंधन के संबंध में वो सही हो जाएंगे यानी कि जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है ये सही है। दूसरा है कि जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है ये भी सही है तथा जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो जैव ईंधन जेट्रोफा से भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ महुआ नीम आदि से भी जैव ईंधन आदि को भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है और ए है परमाणु ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है ज्वारीय ऊर्जा और डी है भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखेंगे कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 115, प्रश्न संख्या 115 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि सौर ऊर्जा। देखेंगे सौर ऊर्जा जो है जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा जो है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है तथा सौर ऊर्जा जहां पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए जो है कि जहाँ पौधों के लिए ये आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, वहीं जो है कि अन्य सभी के लिए सारे जीव जंतुओं के लिए ये जरूरी है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। अगर हम देखें फोटोवोल्टोइक तकनीकी के द्वारा जो है कि सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन सी तकनीकी है? फोटोवोल्टिक तकनीकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला है एम स्ट्रिप्स, यहाँ
गलत प्रिंट हो गया है, एम स्ट्रिप्स हो जाएगा, STRIPAS। शब्द जो है वो कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो देख लेंगे, ए है वन्य प्राणी जात का बद्ध प्रजनन, बी है बाघ अभयारण्यों का रखरखाव, सी है स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली, और डी है राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। देख लेंगे एम स्ट्रिप्स को, इसका फुल फॉर्म अगर हम देख लेंगे तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, स्टेटस। इसका ये फुल फॉर्म हो गया एम स्ट्रिप्स का, यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इस शब्द का प्रयोग जो है कि कभी कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है कनाडा में, बी है केन्या में, सी है कोलंबिया में, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। और यह जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। यूएसए का ये प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1827 में 1827 में की गई थी। देखेंगे, सॉरी ये गलत है, इसकी स्थापना जो की गई थी 1872 में की गई थी, तथा यह पार्क जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना आदि राज्यों में फैला है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब भारत में देख लेंगे कि भारत में जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो अभी वर्तमान में इसका जो नाम है ये जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और लेकिन जो है कि ये जो है कि जिम कॉर्बेट के नाम से स्थापित नहीं हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में इसका नाम जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो इसमें जो हो जाएगा येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, देखेंगे मिलान आधारित प्रश्न है ये। और प्रश्न इसमें कह रहा है कि सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातियां को सूची 2 उनके वैज्ञानिक नाम, जो इनका साइंटिफिक नेम है, उनके साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें हम सूची 1 को देखेंगे, भारतीय वन्य प्राणी जातियां, और सूची 2 है इनके वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एशियाई जंगली गधा, और इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा ये हो जाएगा इक्कस हेमिओनस। तो ए का हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम देख लेंगे बारहसिंघा, और इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रुसवर्स दुआओ सैली। तो इसका हो जाएगा बी का 2। अगला है चिंकारा, और चिंकाला का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो गजेला बेनेट्टी हो जाएगा। तो ये सी का हो जाएगा 4, और नीलगाय का जो है कि बोसलाफस ट्रैगो कैमेलिस हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी का 1। तो हम इसको देख सकते हैं, यानी ए का 3, 2 का ए का 3, बी का 2। देखेंगे इस ऑप्शन में ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन बी को
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। अगला है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वनों और पेड़ों से आच्छादित है। तो इसमें हम देख लेंगे, ए है 22.48, बी है 24.16%, सी है 24.62% और डी है 24.48%। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 24 इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक्चुअली इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 24.62%। देखेंगे वन सर्वेक्षण की निष्कर्षों को बताते हुए जो है कि केंद्रीय मंत्री ने ये बताया कि देश का कुल वन और वृक्षों से भरा जो क्षेत्र है, देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है कि 24.62% है। तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं। और वर्ष 2019 के अनुसार अगर हम देखें तो उसकी तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में जो है 2261 किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2021 में। तो 2019 की तुलना में अगर हम देखें तो कुल वन और वृक्षों के भरे क्षेत्र में जो है कि 2261 किलोमीटर की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है, तथा देश के कुल वन और वृक्षों से भरा जो क्षेत्र है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम इसमें देखेंगे, इसको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम देख लेंगे सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इसको हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसी प्रकार जैव विविधता अधिनियम को हम देखेंगे ये 2002 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो इसको कालानुक्रम में हम अगर लगाएं तो 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।